हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है NCF 2005, जिससे हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, एक या दो क्वेश्चंस तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, जिसका नाम है NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। मैंने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक अच्छे से आपके लिए बनाया है नोट्स, ताकि आपको बेनिफिशियल रहे ये, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत की है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम कुछ करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ, ठीक है। तो एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई भी गलती आज तक नहीं की है, इसका मतलब है कि उसने कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं किया है अभी तक अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कुछ नया ट्राई करने जाओगे तभी आपसे गलती होती है ना। तो कोई भी यहाँ पर मिस्टर या मिस परफेक्ट तो है नहीं, तो गलतियाँ सबसे होती हैं, राइट। तो इसीलिए कोशिश करना बस हमारा मतलब क्या बोलते हैं, मेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो जो रिजल्ट आता है वो लेट इट बी, वो होने देना चाहिए। बट हमारे हाथ में जो है मेहनत करना, हम वही कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, सो पहला जो आपका स्लाइड है उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं NCF 2005 में, उसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में फोकस करके जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो हम है वो NCF के इंट्रोडक्शन और NCF के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, NCF 2005 जो कि आज का हमारा टॉपिक है। देन कॉमन डिफ़िकल्टीज़, मतलब NCF कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ को ही सॉल्व करने की बात कर रहा है, क्या क्या नई पहल वो दे रहा है, नए वो क्या क्या सोल्यूशन दे रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ऐड की है, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रिंसिपल की तरीके से काम करती हैं और वो क्या चाहता है एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना, वो हम पढ़ेंगे। देन लर्निंग एंड नॉलेज, अब NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लर्निंग और नॉलेज को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। देन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की बात की गई है, किस तरीके से पढ़ाने की बात की गई है, ठीक है, स्कूलों के अंदर। देन स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो एक बच्चे के लिए स्कूल का और वो जिस क्लासरूम में पढ़ रहा है उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट यानी कि उसका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, वो भी यहाँ आज हम समझेंगे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है ये 4th नंबर NCF है। इससे पहले ऑलरेडी 3 NCF बनाए जा चुके थे, जो कि आपका ईयर था 1975 में एक बना था, 1988 में एक बना था और 2000 ईयर में एक बना था। और इन चारों को, जो 2005 वाला है वो 4th नंबर का NCF है, जिसको बनाया था NCERT इंडिया का ही, ठीक है। अब NCF 2005 जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसके पॉलिसीज किसके ऊपर बेस्ड है अगर हम देखें, तो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आए थे उनके ऊपर ही बेस्ड है। स्पेशली जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE जो 1986 और 1992 वाला है, उसमें से उसी को बेस करके इसने बहुत सारे रूल्स एंड पॉलिसीज अपने लिए बनाए थे NCF 2005 ने, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक टर्म पे बहुत फोकस किया गया है, जो कि है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब लर्निंग को बर्डन ना बनाया जाए, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके अप्रोच और रिकमेंडेशन है NCF 2005 के, ये सारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बनाए गए थे, ठीक है। मतलब नेशन के अंदर जो भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो भी एजुकेशनल सिस्टम है, सभी के ऊपर ये लागू किया जाएगा। इस तरीके से इसको, इसी मोटिव से इसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया था आपका NCF 2005 वाला, इसमें आपकी सिलेबस भी बनाए गए, नए टेक्स्ट बुक भी इसी के अकॉर्डिंग छापे गए थे, टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी कुछ चेंजेस हुई थी, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन को इसी तरीके से चेंज करने का थोड़ा बहुत कोशिश किया गया था,
अब देखिए ये जो एनसीएफ 2005 है ये 22 लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, मतलब ट्रांसलेटेड थे ये। और आपके इन्फ्लुएंस्ड अगर कितने स्टेट्स के सिलेबस को इन्होंने किया है अगर हम देखें तो इन्होंने 17 स्टेट्स के सिलेबस को इन्फ्लुएंस किया है। मतलब 17 स्टेट्स के स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम में इसको बेस करके उनकी सिलेबस चेंज हुई थी। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ जो था ना वो एक कोटेशन से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले इससे क्वेश्चन नहीं आते थे, पर अभी क्योंकि बहुत डीपली जाकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अभी इससे भी क्वेश्चन आता है। तो एक कोटेशन से उसकी जो एनसीएफ 2005 है वो स्टार्ट होती है। तो वो टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका एक एसे था, उसका नाम था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसी से एक कोटेशन लिया गया था, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जनरस जॉय। ठीक, तो इसी दो शब्द को ही टू की कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्डहुड बोलकर कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य चीज हैं। एक बच्चे के बचपन में क्रिएटिव स्पिरिट उसका होना बहुत ज़रूरी है और उसको जेनरस जॉय, वो जो भी पढ़ रहा है जो भी कर रहा है उससे उसको खुशी मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पर की गई है। तो अगर पूछा जाए कि उसके कोटेशन के बारे में तो आप बोलोगे टैगोर जी का लिखा हुआ एसे जो था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, वहाँ से वो कोटेशन आया था। और क्या था वो एग्जैक्टली, तो क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, ये दोनों जो आपके वर्ड हैं उसी को की इन चाइल्डहुड बोलकर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो है, जैसे कि हमारा इंडिया जैसे एक सेक्युलर कंट्री है, इगैलिटेरियन कंट्री है, ठीक है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी हमारे इंडिया में है, बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के समाज मिक्स्ड हैं एक ही कंट्री के अंदर। उन सबको, ठीक है, उन सभी वैल्यूज़ को किस तरह हमारा नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो करे, या वो उसको कैसे जस्टिफाई करे। हमारे देश का जो मेन जीस्ट है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जीस्ट है, उसके साथ कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कनेक्टेड रहे, उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान दी गई है एनसीएफ के अंदर। ठीक है, ओके, तो अभी जो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि इन्होंने ही अपने चेयरमैनशिप में आपका जो एनसीएफ 2005 है उसका अकम्पलिशमेंट करवाया था। क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है वो एक कमेटी के अंडर बना था, उसका नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। ओके, तो उसके चेयरपर्सन जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल जी। ठीक है, और उनके साथ साथ मतलब उस कमेटी के साथ साथ और भी 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर एनसीएफ को तैयार किया। बट मेन जो आपके चेहरे हैं एनसीएफ 2005 को मतलब कंप्लीट करने में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा यही है, प्रोफेसर यशपाल। ओके, अब देखिए चैप्टर वाइज समरी ऑफ द एनसीएफ 2005 इज गिवन बिलो। मतलब इसमें हम अभी थोड़ा चैप्टर वाइज, क्योंकि 5 चैप्टर टोटल हैं एनसीएफ 2005 के, तो पांचों चैप्टर में क्या क्या दिए हैं उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने ऐसे ही ओवरऑल ही नहीं लिखा है, मैंने अच्छे से 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 कहता है कि एनसीएफ जो है वो स्ट्रेंथन करता है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारे टाइप के समाज के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, ग्रुप, रेस, क्रीड सबसे बिलोंग करते हैं। तो ऐसे एक सोसाइटी के लिए आपका नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाने का जो दावा किया गया है वो आपका एनसीएफ चैप्टर 1 में किया गया है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें बोला गया है कि करिकुलम का जो बर्डन है, जो लोड है, उसको रिड्यूस करवाया जाए। ठीक है, और लर्निंग विदाउट बर्डन, इस चीज़ पर फोकस की गई है कि लर्निंग बोझ नहीं बनना चाहिए, पढ़ाई जो है वो एंजॉय वाला होना चाहिए, उसमें बच्चे जो है वो एंजॉय करें, ना कि उसको एज अ बर्डन ले, उनको बोझ, उनको सिरदर्द नहीं आना चाहिए पढ़ाई का नाम सुनकर, उनको अच्छा लगना चाहिए, उन्हें एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए उससे। तो इस बात पर फोकस की गई। देन देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे वैल्यूज़ को आपका एनसीएफ ने एक्सेप्ट किया है या एनश्राइन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे वैल्यूज़ को लेकर बेस करके एनसीएफ को मद्देनज़र उन वैल्यूज़ को रखते हुए एनसीएफ को बनाया गया है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब देखिए
इसमें जो आपका NCF 2005 है, इसमें और एक बात कहा गया है, इंश्योर किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इसको EFA भी कहा जाता है, एजुकेशन फॉर ऑल मतलब, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात सबको मिले, क्वालिटी एजुकेशन, उसकी बात यहाँ पर NCF में की गई है चैप्टर 1 में। अब देखिए ऐसी एक सिटीजनशिप बिल्ड करने की बात यहाँ की गई है कि स्टार्टिंग से बच्चों को अगर हम स्कूल में ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चीज़ें हैं, मोरल्स हैं, उनको अगर हम बचपन से ही उन्हें पढ़ाएंगे तो वो जो एक सिटीजनशिप बन के वो तैयार होंगे आगे जाके, क्योंकि उनको एक देश के ही सिटीजन, नागरिक ही बनना है ना। तो अगर पहले से ही हम उनको बचपन से स्कूल सिस्टम में, उनके एजुकेशन में ही अगर उसको इनकलकेट कर पाए तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता। आप अगर किसी को बचपन से ही एक लैंग्वेज बोलना सिखाओगे ही नहीं और आप डायरेक्टली उसको 16 ईयर या 17 या 18 ईयर होगा और आप बोलोगे कि डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में तो बात करना चालू कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा कभी भी। दैट्स वाई ये भी सेम चीज़ है। जैसे कि NCF चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम में स्कूल इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं कि वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसी को नज़र में रखते हुए आपका NCF 2005 ने ये चीज़ बनाई है कि जो सारी चीज़ें हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, आपकी जो सेक्युलरिज्म है, जो भी चीज़ें हैं उसको आपका यहाँ रखा जाए। ठीक है, मतलब एजुकेशन में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत मिक्स किया जाए, इस बात पर यहाँ पर फोकस की गई है। ठीक, उसके बाद देखिए जो भी आपके शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, या जो आपका कैटेगरी है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, डिजेबल्ड जो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को भी मतलब यहाँ पर बोला गया है कि इन लोगों को भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, इनको कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेट इनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई है। मतलब एक जो लर्नर होता है, जो एक आपका बच्चा होता है, उसको ऐसा नहीं है कि सब आप एक सब्जेक्ट वाइज कुछ पढ़ाई ही रटवा रहे हो, नहीं, उसको हम होलिस्टिक अप्रोच वाला एजुकेशन नहीं कह सकते। होलिस्टिक अप्रोच वाला एजुकेशन क्या है, जब हम एक बच्चे को सारी मतलब सब तरीके से ऑल डायरेक्शन, हम जब ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट करेंगे तब उसको कहा जाएगा होलिस्टिक अप्रोच, उसकी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी नीड्स वाले बच्चे हैं, मतलब जिनको थोड़ा स्पेशल नीड्स चाहिए, जिनको पढ़ाई करने के लिए वो नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए नीड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाने की भी बात यहाँ पर की गई है, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोकस किया गया है, मतलब चैप्टर 2 में, कि बच्चों का जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, और उनके अंदर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी लाने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप एक बुक बस रट दो तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे या बहुत क्रिएटिव बन जाओगे, नहीं। आप क्रिएटिव तब बनोगे जब आप अपना एजुकेशन या आप अपना नॉलेज जो है वो खुद जब कंस्ट्रक्ट करोगे, तब आपके अंदर में जो क्रिएटिविटी होगी, जो भी आपका टैलेंट होगा वो सामने निकल कर आएगा। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे और फोस्टरिंग क्रिएटिविटी पर NCF में। ठीक है, अब देखिए एक्टिव लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल मोड में पढ़ाई कराने की भी बात यहाँ पर की गई है। मतलब लर्निंग जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिवली बच्चे पढ़ें, ऐसा नहीं कि बच्चे चुपचाप पैसिवली बैठे हैं, टीचर आया अपना अपना जो है गाना गा दिया वो और चला गया, और बच्चे जो हैं पता नहीं सुने नहीं सुने, समझे नहीं सुने, उनको कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो बच्चे घर पे ही बैठे तो बेटर रहेगा। लेकिन ये हमें नहीं कराना है, तो हमें स्कूल को ही बदलना पड़ेगा। तो स्कूल में बच्चों को एक्टिव लर्निंग कराया जाना चाहिए थ्रू एक्सपेरिमेंटल मोड, मतलब वर्किंग बाय डूइंग, वो अपने से करके सीखें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें, एक्टिवली पढ़ें, उस पर यहाँ पर जोर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों की वॉइस को, बच्चों की थिंकिंग को, ठीक है, उनकी क्यूरोसिटी को, उनके क्वेश्चंस को, ठीक, उसको इनकरेजमेंट मिले, इस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है कि उनकी जो वॉइसिंग है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको वॉइस करने का उन्हें मौका मिले, अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अपने अंदर उनकी जो क्यूरोसिटी होती है, जानने की जो इच्छा होती है बच्चों के अंदर, उसको दबाया ना जाए स्कूलों में, उसको
एंटरटेन किया जाए, वो पूछे कि उसको क्या चाहिए, वो क्या जानना चाहता है, उसको दबाया ना जाए क्लास में, ठीक है। और आपका जो करिकुलर प्रैक्टिस में ये सब फॉलो होने चाहिए, जैसे उसकी थिंकिंग को जगह मिलनी चाहिए बच्चे के, उसकी क्यूरोसिटी को, उसके क्वेश्चंस को एंटरटेन किया जाना चाहिए, ना कि उसको डांट कर फटकार कर साइड में बैठा देना चाहिए, ठीक। अब देखिए कनेक्टिंग नॉलेज, यहाँ पर बात की गई है कि सिर्फ आपको बुक के अंदर जो लिखा है उसको एकदम ए टू जेड पढ़ा के चले नहीं जाना है। आपको जो आप पढ़ा रहे हो, आपके बुक में जो पढ़ाया जा रहा है, उस नॉलेज को आप बच्चे के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है बोलकर एनसीएफ में कहा गया कि स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें जो भी पढ़ाई जा रही हैं बुक में, वो ट्राई करेंगे कि उनका जो नॉलेज है, ठीक है, वो बुक नॉलेज, बुकिश नॉलेज में ही सीमित ना रहे। उनकी जो नॉलेज बन रही है उनके माइंड में वो बुक्स पढ़ के, उसको वो आपका इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन कर पाए, मतलब अपने लाइफ में यूज कर पाए, ठीक है। और जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री है ना, क्लासरूम के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर, बाउंड्री से बाहर निकलकर रियल लाइफ के साथ भी उनकी पढ़ाई को जोड़ा जाए, ठीक है। अब देखिए और एक चीज यहाँ पर बोला गया कि लर्नर को एंगेजमेंट करके उसको रखने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए, उसको एंगेज रखने के लिए आप उसको ऑब्जर्विंग कराओगे, एक्सप्लोरिंग करवाओगे चीज़ों को लेकर, आप वो पढ़ाई के बारे में उसको डिस्कवर करने का मौका दोगे, उसको खुद एनालिसिस करने का मौका दोगे, ठीक है। उसको आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो वो सीखा है उसको वो खुद यूज करे, ठीक है। अपने माइंड से उसको जो वो सीखा है वो दूसरी चीज़ों पे उसका रिफ्लेक्ट करे, वो चीज़ों को यूज़ करे, जो वो पढ़ा है उसको रियल लाइफ में यूज़ कर रहा है। इस तरीके की चीज़ों को एंटरटेन किया जाना चाहिए स्कूल में, या बढ़ावा देनी चाहिए टीचर्स को या स्कूल अथॉरिटीज़ को बोलकर कहा गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो सोशियो कल्चरल रियलिटीज़ है, जो सोसाइटी में या जो कल्चर आपके जो जो रेस्पेक्टिव कल्चर्स है, वहाँ पर जो रियलिटी है, लाइफ के बेसिस रियलिटीज़ जो होती हैं, उसके बारे में भी बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ में उसको उस चीज़ों के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अब देखिए लोकल नॉलेज जो होता है और बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो एसेंशियल कंपोनेंट्स है लर्निंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया है स्कूल में और आप उसको एकदम रॉकेट साइंस पढ़ाने लग जाओ, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, समझे। मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है। तो लोकल नॉलेज से बेस्ड उसको पढ़ाई जानी चाहिए, उसको आप एग्जाम्पल दो, या वो जो एक्सपीरियंस किया है बच्चे का, खुद का जो कुछ एक्सपीरियंस तो वो लेकर स्कूल में आया होगा ना, ऐसा नहीं है कि ब्लैंक ही आया होगा स्कूल में। तो वो जो खुद अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आया है आपके पास स्कूल में, उसको आप रिलेट करके आपका पढ़ाओ, क्योंकि ये दोनों चीज़, उसका जो लोकल नॉलेज हो और जो उसका एक चिल्ड्रन का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके लर्निंग प्रोसेस में, जो उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग, उसकी पढ़ाई को वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अगर आप उसके पढ़ाई को लोकल नॉलेज और अगर उसी के एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ दोगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ बोली गई है कि स्कूल ईयर्स आर अ पीरियड ऑफ अ रैपिड डेवलपमेंट विद चेंजेस एंड शिफ्ट इन कैपेबिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पर स्कूल के पढ़ाई में बच्चों का जो मतलब ईयर बाय ईयर या एक स्टेज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जब वो एक एक स्टेज पार करता हुआ जाता है, तो उसमें हर एक स्टेज में, हर एक क्लास में बच्चे के अंदर बहुत सारे रैपिड डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस, शिफ्ट्स होते रहते हैं। तो उसको नज़र में रख के हमें उसके लिए जो अप्रोप्रिएट पढ़ाई है, उसके माइंड के हिसाब से, उसके रेडीनेस के हिसाब से वो किस तरीके की चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, उसी को ध्यान में रखकर हमें उसे पढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 3 में आ जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, ठीक है। भाषा को लेकर एनसीएफ ने काफ़ी कुछ बोला है और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा। देखिए लैंग्वेज स्किल, स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कट अक्रॉस स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। तो मतलब लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं, जैसे बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ठीक है, इसको हर एक स्कूल सब्जेक्ट्स में, मतलब हर एक स्कूल सब्जेक्ट में इसी तरीके की आपकी लैंग्वेज स्किल वो उसको कराई जानी चाहिए,
ठीक है, बच्चे को इसी 4 लर्निंग स्किल के माध्यम से, लैंग्वेज स्किल्स के माध्यम से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए बोलकर फोकस किया गया है। देन सेकेंड पॉइंट है द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एनसीएफ इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है अभी हम देखेंगे। देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है इसमें बच्चे की मदर टंग को काफ़ी फोकस करके बोला गया है कि बच्चे का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो उसमें से जो बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो बच्चे की मदर टंग में ही उसको अगर आप दोगे तो वही बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब मदर टंग मतलब क्या होता है, जो उसका मातृभाषा है, जो वो बचपन से जन्म के बाद से ही बोलता आया है, जब से उसने बोलना सीखा होगा, तो उसी मीडियम ऑफ लैंग्वेज में अगर आप उसको कुछ भी बताओगे, कुछ भी सिखाओगे तो वो बहुत जल्दी सीखता है बोलकर यहाँ कहा गया है। ठीक है, और इसमें ट्राइबल लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। अगर किसी बच्चे ऐसे एरिया में स्कूल है कि वहाँ पर कोई ट्राइबल बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्राइबल लैंग्वेज में भी अगर आप दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। अब देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा उसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए, देखिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग द फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा बच्चे का वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में ही होना चाहिए। पहले के कुछ साल बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में यानी कि रीजनल लैंग्वेज में, वो जिस एरिया में रहता है वहाँ पर वो जो भाषा बोलता है उसी भाषा में उसको पढ़ाई जानी चाहिए। अब द सेकेंड लैंग्वेज क्या है, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो बच्चा अपनी मातृभाषा सीखने के बाद अगर और कोई लैंग्वेज उसको सिखाई जाएगी तो वो है इंग्लिश या तो फिर अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पर हिंदी या उसके साथ इंग्लिश, ये भाषा कुछ सिखाई जा सकती है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे। अब द थर्ड लैंग्वेज में क्या सिखाया जाएगा, अगर वो स्टेट जो जिस एरिया में वो स्कूल है अगर वो एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पर आपका इंग्लिश या अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा जो उसने सेकेंड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पर आपका जो हिंदी या तो फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कुछ एक आप पढ़ सकते हो जो आपने सेकेंड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें पहला तो मदर टंग आता है, सेकंड में अगर हिंदी स्टेट है तो इंग्लिश या अदर मॉडर्न लैंग्वेज में से कुछ, या तो फिर अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो हिंदी या इंग्लिश में से एक। और अगर थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अगर है तो इंग्लिश या फिर अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से एक बच्चा कुछ भी लैंग्वेज उठाकर पढ़ सकता है। अगर नॉन हिंदी है तो हिंदी या मॉडर्न लैंग्वेज जो कि उसने सेकेंड लैंग्वेज में ना पढ़ा हो वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक एडिशनल चीज़ बताई गई है कि अगर आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो तो उसका एक ही पॉसिबल और इजी रास्ता ये है कि साउंड लैंग्वेज पेडागोजी को आप फॉलो करिए। ठीक है, और उसका भी इंस्ट्रक्शन अगर आप उसी के मदर टंग में देते हो तो वो नया लैंग्वेज भी ना वो बहुत इजीली सीख पाएगा। अगर आप उसके मदर टंग में उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो नई लैंग्वेज को भी वो बहुत जल्दी कैप्चर करेगा। ठीक है, अब देखिए हाँ, ये जो आपका लैंग्वेज पोर्शन में चैप्टर 3 में जो लैंग्वेज पोर्शन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है और ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है आता हुआ बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में कि इंडिया तो देखिए एक मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर वाला कंट्री है और सोसाइटी है। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है इसको एज अ बर्डन कभी भी नहीं लिया जाएगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये एक रिसोर्स है जिससे हम हमारे एजुकेशन को और ज़्यादा, एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाने की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो मैथमेटिक्स की बात की गई है। देखिए पहला सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पहला पॉइंट ये बताया गया कि मैथमेटाइजेशन जो है, जैसे कि एबिलिटी कि किस चीज़ का एबिलिटी कि वो लॉजिकली सोच सके, ठीक है, वो फॉर्मुलेट कर सके और हैंडल कर सके एब्स्ट्रैक्शंस को, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को वो डेवलप करे अपने दिमाग के अंदर। ठीक, तो देखिए नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप दोगे, ठीक, रेदर देन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप उसका मैथमेटाइजेशन करवाओगे, मतलब उसके थिंकिंग को अगर आप डेवलप करवाओगे, लॉजिकली हो या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर उसका डेवलप होगा,
तो वो ज़्यादा अच्छे से मैथमेटिक्स सीख पाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। फॉर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसीजर्स अगर ना अपनाते हुए अगर हम उसके थिंक लॉजिकली, मतलब उसकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के पीछे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अगर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे के चाइल्ड का जो एबिलिटी होता है सोचने का, रीज़न यानी तर्क करने का, ठीक है, किसी भी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को विजुअलाइज करने का, हैंडल करने का, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का और वो सोल्यूशन को खुद फॉर्मुलेट करने का, खुद बनाने का वो सोल्यूशन, उसके पास वो एबिलिटीज आती हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि एनसीएफ क्या कह रहा है। नेक्स्ट आते हैं साइंस के बारे में। देखिए क्या कहता है एनसीएफ, कि साइंस का जो आपका टीचिंग आप करवाओगे, ठीक है, वो लर्नर्स के एज रेंज और कॉग्निटिव रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को समझने की उसकी कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है उसके माइंड की, और आप उसको कुछ और ही लेवल का पढ़ा रहे हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि वो 8th स्टैंडर्ड में है, लेकिन उसी एज ग्रुप के बच्चे को अगर आप 12th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ाओगे तो वो कभी भी नहीं समझ पाएगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये समझना। इसीलिए साइंस की टीचिंग में लर्नर का एज, ठीक है, एज रेंज और उसका कॉग्निटिव रेंज, उसका जो बौद्धिक क्षमता है, उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, उसके ऊपर हम डिपेंड करके उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए साइंस टीचिंग हम जब करवा रहे हैं तो लर्नर को हमें एंगेज रखना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे मेथड और प्रोसेसेस को अपना सकते हैं, ठीक, जिससे उनका क्यूरोसिटी अच्छे से सेटिस्फाई हो, वो क्रिएटिव बने, ठीक। और एनवायरनमेंट के साथ भी हमें कहीं ना कहीं साइंस को जोड़ना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चा जो है वो एनवायरमेंटल चीज़ों को भी पढ़े और अपने आसपास की चीज़ों से वो साइंस को जोड़ पाए। ऐसा नहीं कि बस बुक में एक चीज़ पढ़ रहा है और बाहर जा रहा है तो उसका कोई लिंक ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है उसके रियल लाइफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसके वो जो बुकिश नॉलेज है, जो भी उसको साइंस में पढ़ाया जा रहा है, वो कनेक्ट होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइंस टीचिंग जो है वो वाइडर कंसेप्ट में होना चाहिए, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें जो है, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक, वही देकर अगर हम पढ़ाएंगे तभी जाके उसका नॉलेज और स्किल इस तरीके से डेवलप करेगा कि वो उन पढ़ाइयों को अपने काम में लगा पाएगा, ठीक है। तो इसी से वो वर्ल्ड ऑफ वर्क में एंटर कर पाए। ऐसा नहीं कि बस आप साइंस पढ़ा रहे हो, वो साइंस का पढ़ाई जो है आगे जाके उसके मतलब जीवन में काम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, तो मैंने अभी बोला आपको कि एनवायरमेंट को भी, एनवायरमेंट स्टडीज़ को भी आपका साइंस के अंदर ही रख दिया गया है। तो एनवायरमेंट स्टडीज़ को भी आपका हर एक करिकुलम में, जितने भी आपके स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके पढ़ाई में एनवायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड एक बुक जो है या जो सब्जेक्ट है वो रहना ही चाहिए, जो साइंस रिलेटेड ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो वो है सोशल साइंस। अब देखिए सोशल साइंस जो टीचिंग जब हम देते हैं तो उससे हम प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, उसकी एबिलिटी को हम बढ़ावा देते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सके, ठीक है, रिफ्लेक्ट क्रिटिकली, मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, चीज़ों को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर वो क्रिटिकली सोच सके, ठीक, इंडिपेंडेंटली सोच सके, अपना व्यू रख सके। इस तरीके से हम सोशल साइंस उसको पढ़ाएंगे तभी उसके लिए वो फायदेमंद होगा, ठीक है। अब देखिए सोशल साइंस के थ्रू हम नेशनल कंसर्न्स पढ़ा सकते हैं, मतलब नेशनल रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चीज़ें हैं, जो भी मुद्दे हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं अच्छे से, जैसे कि आपका जेंडर जस्टिस हो गया, ठीक है, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, ठीक, इस चीज़ों को, या फिर आपका जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो सेंसिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए वो भी हम करा सकते हैं अगर हम उनको अच्छे से पढ़ाएं। तो सिविक्स यानी सोशल साइंस के द्वारा हम इन चीज़ों को इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों के अंदर। तो ये इसीलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है बोलकर एनसीएफ ने कहा। अब देखिए सिविक्स एक जो चैप्टर होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है
वो भी सोशल साइंस के अंदर ही आ रहा है, तो वो बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंस का जो वैल्यूज़ है, जो चीज़ें हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वही कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाती है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो इन्फ्लुएंस और शेप करता है बच्चे के कॉन्सेप्ट को पास्ट के बेसिस पे, मतलब पास्ट जो है हमारा उसको बेस करके उसका कॉन्सेप्ट को शेप करती है हिस्ट्री जब वो पढ़ता है तो। ठीक है। और उसमें एक मतलब सिविक आइडेंटिटी आती है चीज़ों को सोचने की, बोलने की, अपने ओपिनियन रखने की। ठीक। तो इस तरीके से सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में एनसीईआरटी ने ये राय दी है। देन वर्क। अब देखिए वर्क रिलेटेड एजुकेशन की बात भी यहाँ पर की गई है एनसीईआरटी में। तो वर्क रिलेटेड एजुकेशन को इन्फ्यूज़ किया जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, प्राइमरी स्टेज से लेकर अपयार्ड जितने भी आपके आपके जो भी क्लासेस हैं सब में आपका वर्क रिलेटेड एजुकेशन रहना चाहिए बोलकर यहाँ कहा गया है। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दी गई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर जोर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। ये बोला गया कि 10-12 साल के बच्चों को लेकर जो वर्क सेंटर एजुकेशन है, मतलब हर एक आपके जो एज ग्रुप के बच्चों के लिए उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट जो वर्क एजुकेशन उनको दी जा सकती है वो दी जानी चाहिए बोलकर एनसीईआरटी में काफ़ी आपका जोर देकर कहा गया है या स्ट्रेस दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट है आर्ट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आर्ट को भी एजुकेशन जो आपके एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं माना है कि 11-11 सब्जेक्ट है, आर्ट को भी काफ़ी स्पेशल सब्जेक्ट के हिसाब से कंसिडर किया गया है एनसीईआरटी 2005 में। यहाँ कहा गया है कि जो आर्ट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आर्ट्स में क्या होता है देखिए, फोक एंड क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस आ जाएगा, विजुअल आर्ट्स आ जाएगा, पेंटिंग वगैरह जो हो गया, ठीक है, पपेट्री आ जाएगी आपकी, क्ले वर्क आ जाएगा, ठीक है, आप अगर वो कुछ बना रहे हो मिट्टी की कुछ चीज़ें तो, या थिएटर मतलब ड्रामा वगैरह हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सब आपका आर्ट क्लास में ही आएगा। तो आर्ट भी एक बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है। क्योंकि देखिए आर्ट और हेरिटेज क्राफ्ट जो है इसी से हम क्या कर सकते हैं, स्कूल करिकुलम में अगर इससे हम इनको हम ऐड करेंगे तो बच्चे बचपन से ही आर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आर्ट से डिटैच हो जाएंगे। तो आर्ट जो है हमारे लाइफ में या हेरिटेज क्राफ्ट जो है वो हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस लेता है। तो एक स्टूडेंट के लाइफ में वो बचपन से सिखाया जाना चाहिए, और क्योंकि वो स्कूल में रह रहा है, स्कूल में अपनी टाइम स्पेंड कर रहा है, इतने टाइम तक वो स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर एक क्लास तो आर्ट को डेडिकेट होना ही चाहिए बोलकर एनसीईआरटी में कहा गया, जिससे वो कनेक्ट कर पाए बाकी सारी चीज़ों से भी, बुक से हटकर भी वो कुछ कर पाए, कुछ सीख पाए, कुछ जाने। ठीक है। अब देखिए आर्ट के द्वारा जो है अवेयरनेस फैलाया जा सकता है एक पर्सन खुद के बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, और अपने एस्थेटिक नीड्स को भी वो पहचान सकता है कि वो उसे क्या करने से खुशी मिलती है। ठीक है। अपने टैलेंट को भी वो पहचान सकता है। ठीक। तो इसीलिए जो ये जो आर्ट रिलेटेड अवेयरनेस है इसको पेरेंट्स के बीच में भी फैलाना चाहिए, और स्कूल अथॉरिटीज़ में भी इसको तवज्जो दी जानी चाहिए, यानी कि इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए इसको। इस तरीके की बात एनसीईआरटी में कही गई। अब देखिए, द आर्ट शुड कॉम्प्राइज अ सब्जेक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब इसीलिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है आपका आर्ट सब्जेक्ट, ये आपके जो लर्नर हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा उनके माइंड को फ्री करने का काम करता है, उनको एंगेज रखता है, पढ़ाई के स्ट्रेस से उनका थोड़ा सा माइंड जो है वो डिटैच करके दूसरी तरफ ले जाता है। तो इसीलिए आर्ट अपने आप में एवरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन में रहना चाहिए, उसको ऐड होना चाहिए बोलकर एनसीईआरटी ने कहा है। देन नेक्स्ट देखिए, पीस एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एनसीईआरटी में। तो पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़ जो है वो बचपन से ही बच्चों के अंदर प्रमोटेड होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए बोलकर कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं, अगर आप टॉप भी कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं या जो पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए वो अगर आप में नहीं है, तो लाइफ कहीं ना कहीं आपका कभी ना कभी रॉन्ग ट्रैक में जा सकता है, या आप एज अ सिटीजन कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, या जो एक्सपेक्टेशन एज अ सिटीजन आपसे रखा जा रहा है फ्यूचर में आप बनोगे बोलकर कहीं ना कहीं उस पर आप खरे नहीं उतरोगे। तो होलिस्टिक अप्रोच की क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, तो हम आर्ट में भी गए, हम आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी गए, लेकिन हम पीस एजुकेशन को भी यहाँ पर नहीं
छोड़ सकते बोलकर एनसीएफ का कहना है। तो पीस ओरिएंटेड वैल्यूज बच्चों में बचपन से ही प्रमोट करा जाना चाहिए। देन टीचर एजुकेशन का भी एक कंपोनेंट होना चाहिए, पीस एजुकेशन बोलकर कहा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर्स को ही बच्चों में वो इनकलकेट कराना है, तो टीचर्स को अच्छे से पीस एजुकेशन दी जानी चाहिए बोलकर कहा गया। देन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, ताकि मतलब देखिए होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट की बात अगर एजुकेशन कर रहा है, एनसीएफ कर रहा है, एनसीएफ 2005, तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात आएगी ही, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ना, दैट्स वाई। अब देखिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है ओवरऑल, जो कि मैं अभी बोल रही थी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स के लिए, तो इसीलिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर योगा को भी इंक्लूड करने की बात एनसीएफ 2005 में की गई। देन अब आ जाता है आपका चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में क्या बताया गया है, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़, मतलब स्कूल में जहाँ पर एक बच्चा पढ़ने जाएगा, जहाँ पर वो अपने जो दिन का एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन जहाँ पर वो बिताने वाला है, जहाँ पर वो सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मटेरियल फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए बोलकर कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जो आपका लर्नर जो आपके स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो एनसीएफ में ये कहा गया कि लर्नर को उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उस इंटरेस्ट को या उसकी जो पोटेंशियलिटी है उसको एनहांस करने का हर एक बच्चे को, ईच चाइल्ड को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि स्कूल के अंदर कि वो लर्नर के हिसाब से एनहांस हो पाए, ठीक है, और अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट को वो समझ पाए, ठीक। अब देखिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ उसको कराई जानी चाहिए, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबल्ड एंड डिसेबल्ड आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर लर्निंग बाय ऑल। तो देखिए क्योंकि हमें सारे बच्चों को, एक तो हमारा जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन ही है ना, सारे बच्चों को एक जगह पढ़ाने की बात की जाती है, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो एबल्ड हो, तो सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ना। दैट्स वाई स्कूल में कहा गया एनसीएफ के द्वारा कि स्कूल जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं वो चाहे एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है स्कूल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तभी जाके सारे बच्चे एक साथ डेवलप होंगे एज ए लर्नर बोलकर कहा गया। देन सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, बच्चों के अंदर आनी चाहिए ये वैल्यू, इस बात के ऊपर जोर दी गई है और बोला गया कि ये कब आएगा, ये आएगा थ्रू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। जब स्कूल में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग सिखाई जाएगी बच्चों को, तब जाकर वो जो अपना काम खुद करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, अपनी तरीके से उन पर जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक क्लास मॉनिटर बनाया जाता है, क्लास मॉनिटर अगर कोई बनेगा तो वो जो क्लास में आपका जो पीस एंड जो ऑर्डर को वो मेंटेन करवाएगा, तो ऑब्वियसली वो खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा ना, समझे। तो इस तरीके से बच्चों को वो सिखाया जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग से ही आएंगे, ठीक। अब देखिए आपका जो लर्निंग रिसोर्सेस है उसके बारे में भी कुछ बात यहाँ पर की गई है कि जो टेक्स्ट बुक हैं, जो बुक्स आपको जो पढ़ाए जाएंगे बच्चे को जो स्कूल में, उसका कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये हमेशा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को ही एनकरेज करना चाहिए और ग्रुप वर्क को एनकरेज करने वाला टेक्स्ट बुक होना चाहिए बोलकर कहा गया है, ठीक। ऐसा नहीं है कि बस आपने रट्टा मरवा दिया, स्कूल में कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए, होमवर्क दे दिया और आपका काम खत्म, नहीं। एनसीएफ में ऐसे टेक्स्ट बुक की बात की गई है जो एकदम इलाबोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को रखे, मतलब इलाबोरेट करके कॉन्सेप्ट समझाए, एक्टिविटीज उसमें हो, ग्रुप वर्क हो उसमें, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो, एक्सरसाइजेस हो, जिसको सॉल्व करते करते लर्नर का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करने लगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रेश थिंकिंग और न्यू पर्सपेक्टिव के ऊपर बुक्स होने चाहिए, वर्कबुक होने चाहिए और टीचर के हैंडबुक्स भी इसी के थीम बेस्ड होने चाहिए। फ्रेश थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और न्यू पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, मतलब टाइम इज चेंजेबल, तो टाइम के साथ साथ आपके बुक्स में भी अपग्रेड होना चाहिए,
ठीक है। अब देखिए मल्टीमीडिया एंड आईसीटी। आईसीटी का मतलब तो सबको पता ही है, तो मल्टीमीडिया और आईसीटी का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, टू वे इंटरेक्शन का, समझे। क्योंकि देखिए वन वे इंटरेक्शन क्या होता है, जब टीचर सिर्फ बोले और स्टूडेंट सुने, बट टू वे इंटरेक्शन में क्या होता है, अगर आप मल्टीमीडिया दिखाओगे, आईसीटी के द्वारा आप पढ़ाकर अगर उनसे डिस्कशन करवाओगे, तो वो पूछेंगे सवाल, वो डिस्कशन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ, तो तब आपका जो क्या बोलते हैं इंटरेक्शन है, वो अब टू वे इंटरेक्शन बन जाएगा। अब बच्चा आपसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वो अपनी बातें अब आपसे पूछेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्री होगा, एजुकेशन को फ्रीली पढ़ेगा, समझेगा। दैट्स वाई यहाँ पर वो बोली गई है कि उसको यूज किया जाना चाहिए स्कूलों में पढ़ाते टाइम। अब देखिए स्कूल लाइब्रेरी जो है वो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस है, जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, टीचर के लिए भी, लर्नर्स के लिए भी, और मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के लिए भी। तो ये जो आपका लाइब्रेरी स्कूल में जो है वो होना ही चाहिए, स्कूल में एक लाइब्रेरी होना चाहिए जो बच्चों को बुक, जो स्कूल के बुक है उनसे भी बाहर एक वाइडर वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो भी दे पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए मीनिंगफुल एकेडमिक प्लानिंग की बात की गई है, ठीक है, जहाँ पर जो आपके टीचर हैं और हेडमास्टर्स हैं वो पार्टिसिपेटरी मैनर में मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग और प्लानिंग को पॉसिबल कराएं, जिससे एक बच्चे की जो पढ़ाई है वो थोड़ी क्वालिटी पढ़ाई बन पाए। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई भी कोशिश नहीं करेंगे तो अपने आप ही एजुकेशन बस एनसीएफ बन गया तो ऑटोमेटिकली स्कूल का सिस्टम ठीक हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो सकता ना। जो आपके जो पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जैसे कि टीचर्स और हेडमास्टर्स, स्कूल अथॉरिटीज जो हैं, उन्हें मीनिंगफुल एकेडमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। एनसीएफ की जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको अल्टीमेटली उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दैट्स वाई ये बात कहा गया। अब देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक टीचर प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है तो वो बच्चों को सिखाएगा क्या। अगर उसको खुद नहीं पता है कि बच्चों के नीड्स क्या होते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, कौन से एज ग्रुप के बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं जिससे वो सीखेगा वो चीज़ें, तो अगर उसे ही नहीं पता होगा तो वो आपको सिखाएगा क्या। तो इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं हमने आरटीए एक्ट 2009 में भी पढ़ा था कि प्रोफेशन, एक टीचर का जो कि प्रोफेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी टीचर नहीं बन सकता, ये एनसीएफ में कहा गया। अब देखिए आपका जो ट्रेंड मतलब टीचर होता है उसका जो एजुकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो लार्जर होना चाहिए, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, वो इंटरेक्ट कर सकता हो चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि बस आया अपने ही दम पे आया है, अपने ही दम पे चला जाएगा, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, बस हाँ मेरे को पढ़ाना है भाई, मैंने पढ़ा दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा एहसान मानो। इस तरीके की एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए उनमें, ठीक है। उनको अच्छे से आप इंटरेक्ट करके पढ़ाओगे, उनको वो चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, वो नहीं जानता है कुछ भी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों उसको पढ़ाया जा रहा है, आगे चल के उसके साथ वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये उसको कुछ पता ही नहीं है ना। तो आप उसको बताओगे, आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप एजुकेशन उस तक पहुंचाओगे। ऐसा नहीं है कि बस एक लाइन है, एक लाइन आपने पढ़ दिया, नहीं, 100 तरीके की आप उसको एग्जाम्पल्स दोगे, कनेक्शन करवाओगे रियल लाइफ के साथ उसकी, ठीक है। क्वेश्चनिंग देयर ओन बिलीफ अबाउट नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब देखिए जेंडर, कास्ट, इक्वालिटी एंड आपका जो इक्विटी, जस्टिस, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी वो सुन रहा है वर्ड्स, उसके ऊपर क्वेश्चन अगर वो पूछता है, उसके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो एज अ टीचर आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है, और इन सभी चीज़ों को आपको बहुत एक्टिवली उसको कराना पड़ेगा। अब देखिए इन सर्विस एजुकेशन भी आपके टीचर्स के लिए बोला गया है कि वो एक कैटलिस्ट है, ठीक है, स्कूल प्रैक्टिसेस में बहुत बड़ा चेंज वो ला सकता है। इसीलिए इन सर्विस एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार सर्विस में आ गए तो और कुछ नहीं सीखना, भाई हम तो बहुत जानकार हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें और कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सर्विस में आने के बाद भी उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, टीचर्स के अपग्रेड
होनी चाहिए, टीचर के जो नॉलेज है उसकी अपग्रेड होनी चाहिए। अगर कोई न्यू स्टाइल ऑफ मेथड आ रहा है और बच्चों को सीखना, बच्चों को उस हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए सर्विस में आने के बाद भी। अब देखिए आपका एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में भी चेंज करने के लिए एनसीएफ ने बहुत सारी बातें की है। पहला पॉइंट है, उसने ये कहा एनसीएफ ने कि स्ट्रेस जो है, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है वो कम करनी चाहिए। स्कूलों में टेस्ट जब लिया जाता है या एग्जामिनेशन जब होता है तो आप बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे, आप लोगों ने कुछ लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बोर्ड्स आ जाते हैं या एनुअल एग्जाम आ जाता है किसी सब्जेक्ट में, अगर आप वीक हो तो आपको एंजाइटी होने लगता है, आपको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, आप लिख नहीं पाते हो, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस होती है, जो एग्जामिनेशन रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है, उसको रिड्यूस कराने की बात यहाँ पर की गई है एनसीएफ के द्वारा। बच्चे को एग्जाम बोर्ड मतलब बर्डन ना लगे, डर ना लगे, समझ रहे हो आप, वो पैनिक ना करे एग्जामिनेशन का नाम सुनकर, तभी जाके उसका सक्सेस जो है वो एनहांस होगा, बच्चे सक्सीड होंगे एग्जामिनेशन में। ये चिंता करनी चाहिए हमें, इस तरीके की हमें काम करनी चाहिए कि उसको एग्जामिनेशन से डर नहीं, उसको एग्जामिनेशन से सक्सेस मिले। ठीक है, अब देखिए शिफ्ट की बात की गई है यहाँ पे कि कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग जो है, ठीक है, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टेस्ट या एग्जामिनेशन कराएंगे बोलकर यहाँ पर हमें सजेस्ट किया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा। ठीक, तो कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग ना होकर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे, वो जो समझा है, उसने जो अंडरस्टैंड किया है, उसने जो भी कंसीव किया है उस पढ़ाई के दौरान, उस लर्निंग प्रोसेस के द्वारा उसने जो सीखा है उसको वो खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में लिखे एग्जाम में। इस तरीके की आपका शिफ्ट एक होना चाहिए एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो बस आपका जो क्वेश्चन पेपर जो है वो पेपर पेन वाला बेस्ड नहीं होना चाहिए और थोड़ा ब्रॉडर उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए बोलकर यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। अब देखिए शॉर्टर एग्जामिनेशंस हो, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस तब बढ़ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के गैप में एक एक एग्ज़ाम करोगे, लेकिन अगर आप शॉर्टर एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर एग्जामिनेशन, वही कहा गया है, छोटे छोटे पोर्शन को आप लेकर एग्जाम करो, उनकी चीज़ों को वो क्या समझ रहे हैं यानी डिफिकल्टी किस में है। अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ एग्जामिनेशंस करोगे, शॉर्टर मार्क्स में वो कम हो, ड्यूरेशन वाइज वो कम हो, ठीक है, गैप वाइज वो कम कम हो, शॉर्ट हो वो एग्जामिनेशंस के जो डेट्स हैं, या आप रेगुलरली उनको करा रहे हो कुछ कुछ दिन के गैप में, तो उससे भी क्या होगा कि एग्जामिनेशन से वो फ्रेंडली हो जाएंगे, उनको वो जो पढ़ाई का हैबिट है वो क्रिएट होगा, वो एग्जामिनेशन से स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और ठीक है, अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक टू वाइडन टीचर्स चॉइसेस। अब देखिए बहुत सारे मल्टीपल टेक्स्ट बुक एक टीचर्स को दी जानी चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि वो बहुत आपका जो टीचर का जो चॉइसेस है जिससे वो क्वेश्चन आंसर बनाएगा या जो भी है, वो चिल्ड्रन के नीड्स को और इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रख पाएगा, अगर उसके पास बहुत सारे आपके ऑप्शंस होंगे, बुक्स होंगे तो। ठीक है, तो एक बुक से ही सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, डिफरेंट टाइप के बुक्स लेकर आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर ही उसमें से आप एक वाइडर लेवल का क्वेश्चंस बनाओ जिसमें चिल्ड्रन की नीड्स और इंटरेस्ट भी जस्टिफाई हो रही हो, इस तरीके की एग्जामिनेशन करने की बात यहाँ पर की गई है। देन देखिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल फोकस। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो नेशनल सिस्टम है, ठीक है, जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है आपका, उसमें क्या क्या जो फोकस कौन कौन से चीज़ों पर दी गई है जो एनसीएफ के द्वारा कही गई है। पहला है देखिए वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो जो आपके इंडियन संविधान में, भारतीय संविधान में जो जो वैल्यूज हैं, जो जो आपकी चीज़ें लिखी गई हैं, जिस टर्म्स पे फोकस किया गया है, हमारा देश का एक आइडेंटिटी जो जो टर्म्स हैं उनसे मतलब मोटिवेटेड, उनसे उनके ऊपर रिलेटेड चीज़ें बच्चों को शुरू से पढ़ाई जानी चाहिए बोलकर कहा गया। रिडक्शन ऑफ करिकुलम लोड नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का लोड नहीं दो आप बच्चों को, ठीक है, करिकुलम का जो लोड है वो रिड्यूस होना चाहिए बच्चों के ऊपर, ये बताया गया है। देन
क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, ये एक टर्म है, इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। तो EFA का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल। तो इंश्योर करना कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, ये बात कही गई। सिस्टमेटिक चेंजेस कुछ होने चाहिए स्कूल से लेकर टीचर्स तक, और स्टाइल से मेथड्स तक, जो भी चीज़ें हैं सब में कुछ कुछ चेंज होना चाहिए बोलकर कहा गया था। देन कॉमन स्कूल सिस्टमिक हो, मतलब सारे स्कूलों में एक टाइप की चीज़ों को फॉलो की जाए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत ये बात कही गई है, ताकि सारे बच्चों को एक टाइप का एजुकेशन, जो मोटिव है नेशनल एजुकेशन जो होना चाहिए बच्चों को बांध के रखने का, वो चीज़ हो पाए कॉमन स्कूल सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर उसको फोकस किया गया है। देन देखिए, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? पहला है देखिए, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। तो सही बात है, स्कूल से बाहर आप लेकर जाओगे बच्चे की शिक्षा को, ऐसा नहीं कि बुक खोल दिया, जो जो बुक में है वो पढ़ा दिया लाइन बाय लाइन, खत्म। नहीं, आपको आउटसाइड ऑफ द स्कूल के साथ भी जो उसका एक बाहर जो दुनिया है, उससे आपका स्कूल के नॉलेज को लेकर जोड़ना है, बुक के नॉलेज को उसके बाहर की दुनिया के साथ आपको जोड़ना है। देन लर्निंग को शिफ्ट किया जाना चाहिए रोट मेथड से। ऐसा नहीं कि बस रट्टे मार रहे हैं वो लोग बैठकर, समझ रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है उनका, वो रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं बस। कभी कभी देखना आप क्या होता था पुराने ज़माने में, अभी तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले स्कूलों में क्या होता था, एक धुन में गाना गाते थे, मतलब वो जो टेबल सिखाते थे बच्चों को मैथमेटिक्स में, तो वो एक धुन में गाना गा लेते थे। गाना गाते, गाना का वो ट्यूनिंग तो याद हो जाता था, पर कभी कभी बच्चे जो है वो नंबर्स ही भूल जाते थे। ठीक है, तो रोट मेथड का ही वो नतीजा है कि मतलब आपको ट्यूनिंग याद है लेकिन आप नंबर्स भूल गए हो, जो मेन चीज़ है। तो रोट मेथड में आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उससे शिफ्ट करना है आपको आपके एजुकेशन को, ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। देन ऐसे करिकुलम प्रोवाइड की जानी चाहिए जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हो सके, और उसका पढ़ाई जो है वो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होकर ना रहे, मतलब बुक्स में वो लिमिटेड ना रहे, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक वो ना हो। ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट उस पढ़ाई से हो, इस तरीके की चीज़ें हमें, इस तरीके की टेक्स्ट बुक हमें उसको देनी चाहिए, पढ़ाई उस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए, एग्जामिनेशंस जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, और क्लासरूम लाइफ के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब बच्चा जो सोच रहा है, बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी एग्जामिनेशन बेस्ड होनी चाहिए, और वो रिजिड एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए कि यही लाइन आपको लिखना है तभी आपको मैं मार्क दूंगी, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीचर का। फ्लेक्सिबल आपका जो एग्जामिनेशन हो, बच्चा जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, जो भी उसको आता है, उसको वो लिखने के लिए आप फ्रीडम दो, वो लिख पाए उन चीज़ों को, उससे वो सीखे, वो गलती क्या कर रहा है, सही कहाँ पर वो लिख रहा है, वो सब वो खुद ब खुद सोचे, इस तरीके की एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन की बात यहाँ हुई। अब देखिए, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, और हमारा पॉलिटी भी डेमोक्रेसी से ही इंस्पायर्ड है 110%। तो इसीलिए हम बचपन से ही बच्चों में डेमोक्रेसी रिलेटेड ऐसे वैल्यूज को इनकलकेट करें कि वो आगे चलकर जिस तरीके की हम आइडेंटिटी उनमें देख रहे हैं एज ए नागरिक या एज ए सिटीजन, वो बने। ठीक है, तो उनमें बचपन से ही इस तरीके की उनको पढ़ाई दी जाए, या स्कूल में एजुकेशन उनको इस तरीके की देनी चाहिए बोलकर कहा गया। देन लर्निंग एंड नॉलेज। अब देखिए, लर्निंग और नॉलेज के बारे में कुछ बताया गया है आपके एनसीएफ में, जो अपने आप में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कि देखिए, जो लर्नर है, ठीक है, लर्नर का जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है, तो लर्नर का डेवलपमेंट और लर्निंग, ये दोनों इंट्रिंसिक टू करिकुलर प्रैक्टिसेस, मतलब करिकुलम जैसा होगा उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लर्नर का डेवलपमेंट कैसा होगा और वो उसकी लर्निंग कैसी होगी। तो करिकुलम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यही लर्नर का डेवलपमेंट को भी तय करता है, और यही उसकी लर्निंग किस तरीके की होगी वो भी वही डिसाइड करता है। दैट्स वाई करिकुलर प्रैक्टिसेस जो हैं, करिकुलम रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अब देखिए, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, नॉलेज एक अलग चीज़ होती है और इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है। आप किसी चीज़ को जानते हो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी चीज़ को समझ चुके हो, आपके दिमाग में वैसे इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अलग चीज़ होती है।
then organizing learning experiences for construction of knowledge and fostering creativity। ये हमने वहाँ पर भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लर्निंग का एक्सपीरियंसेस हमेशा नॉलेज कंस्ट्रक्शन वो खुद करे बच्चा और उसका क्रिएटिविटी को फोस्टर किया जाए। इसी चीज़ पर एनसीएफ ने जो है काफ़ी जोर देते हुए अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट में कहा है। अब देखिए, इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। उसकी जो नॉलेज है वो किसी एक दीवार में बंद होकर नहीं रहनी चाहिए, वो मतलब बहुत सारी चीज़ों को लिंक करना चाहिए जब वो पढ़ रहा है। तो साइंस को आर्ट्स के साथ, आर्ट्स को हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी को इंग्लिश के साथ, मतलब वो कनेक्ट होनी चाहिए उसकी जो पढ़ाई है। तो तभी जाकर वो एक इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर पाएगा, एक सॉलिड उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा बोलकर कहा गया। अब देखिए, अगर हम बहुत टाइप के टेक्स्ट बुक उसको पढ़ाएंगे, बहुत टाइप के मटेरियल्स उसको यूज़ करके अगर उसका टीचिंग होगा लर्नर का, तो इससे क्या होगा, जो आपका देखिए उस टेक्स्ट बुक्स में अगर हम लोकल नॉलेज को भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को भी ऐड करेंगे तो उसका जो पढ़ाई है वो एक ओवरऑल लर्निंग वो करेगा। तो ये भी इसीलिए ज़रूरी है। तो लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट थे, ये हमने जान लिया। अब देखिए करिकुलर एरियाज। करिकुलर एरियाज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, करिकुलम में क्या बातों पर फोकस की गई है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, होम लैंग्वेज और मदर टंग ही बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी बच्चों के लिए, वो अगर फाउंडेशन स्टेज में है तो। ठीक है, उसमें ट्राइबल लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मल्टीलिंगुअल आपका कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअल जो हमारा कैरेक्टर है इंडिया के अंदर, उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं, उसको एज अ हर्डल काउंट नहीं किया गया है, उसको एज अ रिसोर्स काउंट किया गया है, जिसको यूज़ करके हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को इजीली लैंग्वेज सिखा सकते हैं और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिखा सकते हैं बोलकर कहा गया। मतलब यहाँ पर मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को एज अ बर्डन नहीं या एज अ डिफिकल्टी नहीं लिया गया, एज अ रिसोर्स काउंट किया गया है। अब देखिए नेशनल कंसर्न्स। ठीक है, मतलब नेशनल कंसर्न्स मतलब देश क्या चाहता है अपने बच्चों से। तो देखिए, प्रोफेशनल प्लानिंग एंड सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो देश के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो स्कूल जाने से पहले भी जो अर्ली स्टेज के जो चाइल्डहुड के बच्चे रहते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में भी एनसीएफ ने कहा है कि स्कूल जाने से पहले भी जो उसको केयर मिलनी चाहिए अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड में, और जो एजुकेशन उसको बेसिक लेवल पे दी जानी चाहिए बिफोर एंटरिंग द फॉर्मल स्कूल, ये इसकी भी बात एनसीएफ में की गई। अब देखिए, आपका जो कंसर्न्स और इशू रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें, पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी, ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज़, इन सब के लिए इन सबके रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में होना चाहिए और स्कूल से बच्चों को इन सब टॉपिक रिलेटेड एक्सपीरियंसेस मिलना चाहिए बोलकर कहा गया। अब देखिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म हम देख लेते हैं। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक रिफॉर्म में इसका कहने का मतलब ये है कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, दैट्स वाई प्रोफेशनल एक्टिविटी की तरह ही इसको लिया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये रिपीटेशन है अभी इसका, क्योंकि पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। देन फ्लेक्सिबल स्कूल कैलेंडर्स और टाइम टेबल्स होने चाहिए, रिजल्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के नीड और बच्चों के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड स्कूल कैलेंडर बनाने चाहिए। देन टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई पेंटिंग आप दिखा रहे हो, कोई पोस्टर आप दिखा रहे हो, कुछ भी हो, वो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बनाना चाहिए ताकि टीएलएम इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, देन स्ट्रेंथनिंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो पंचायत समिति है या जो आपका ग्राम पंचायत है, उसको स्ट्रेंथनिंग, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए, उसको ये अथॉरिटी दी जानी चाहिए कि वो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूलों में दिया जाने के लिए वो भी कुछ अपने हिसाब से वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके अगर नहीं दिया जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन तो। अब देखिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स टू बी रिकास्ट टू रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो जो प्रोफेशनलिज्म है,
ठीक है। जब टीचर्स को आपका जो ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा और टीचिंग उनको जब दी जा रही होगी टीचर ट्रेनिंग, तब मतलब प्रोफेशनलिज्म के बारे में उनको सिखानी चाहिए और उनकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो एक प्रोफेशन में है और उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात की गई है कि इसको हर स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन रिफॉर्म तो हमने पहले भी पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। एग्जामिनेशन शॉर्टर ड्यूरेशन में करवाया जाना चाहिए ताकि बच्चे को एग्जामिनेशन से स्ट्रेस ना आए, और फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे का आप एग्जाम ले रहे हो, नहीं, थोड़े थोड़े शॉर्ट पीरियड। अब आ जाते हैं रिविजन पे। ठीक है। तो आपका एनसीएफ 2005 यहीं पर खत्म होता है। अब रिवीजन की बारी। तो देखिए एनसीएफ जो है वो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा था, जो कि टैगोर के एक एसे के साथ स्टार्ट होता है। उसका कोटेशन है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उसमें से 2 वर्ड आया है आपका, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय। ठीक है। उसको की इन चाइल्डहुड बोलकर कहा गया है। अब देखिए ये जो एनसीएफ बना था ये आपका नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा बना था, जिसके चेयरपर्सन थे आपके प्रोफेसर यशपाल। देन लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में एनसीएफ में कहा गया है, होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा बोलकर कहा गया है। देन आपका जो आपका यहाँ पर और एक है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात यहाँ पर की गई है। देन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात यहाँ पर की गई है। ठीक। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर के बारे में बात की गई कि इंडियन सोसाइटी में जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है, ठीक, वो एक रिसोर्स है, ना कि एक हर्डल या एक डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल नहीं है। देन शॉर्टर एग्जामिनेशन कराने की बात टीचर्स के लिए कही गई है एनसीएफ में। देन क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल को इंश्योर कराया गया है कि सबको मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। देन आपका नॉलेज को रियल लाइफ और आउटसाइड स्कूल से जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है एनसीएफ के अंदर। ठीक है। रोड मेथड से लर्निंग को शिफ्ट कराए जाने की बात यहाँ की गई है कि रट्टा ना मराए बच्चों को, उनके मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आप पढ़ाई को रिलेट करवाएं। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में ECCE इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। देन मेजर डिस्कम्फर्ट फॉर अ चाइल्ड एनसीएफ के अकॉर्डिंग होता है लॉन्ग वे टू स्कूल। ठीक है। फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट और हैवी स्कूल बैग, तो इन सबको भी रिफॉर्म करवाए जाने की बात यहाँ की गई। देन टीचर इज अ फैसिलिटेटर कहा गया है। टीचर को यहाँ पर एक फैसिलिटेटर, मतलब आप बच्चों के लिए चीज़ों को आसान बनाओगे, आपको उस पर हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है बोलकर यहाँ कहा गया है। ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा एनसीएफ 2005 कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इसको समझा है। ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, तो उसी को अभी फिलहाल के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर हुज चेयरमैनशिप एनसीएफ 2005 वॉज अकम्प्लिश्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर कृष्ण कुमार, सी है प्रोफेसर अरविंद गुरु, डी प्रोफेसर गोपाल कुमार। तो सबको पता है ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रोफेसर यशपाल। मैंने पिक्चर भी आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड इन इंडिया। तो कब आपका पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जो है प्रिपेयर हुआ था इंडिया के अंदर। तो आई गेस यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन दे दिया है। 1968, 1969, 1970, 1975 होना चाहिए, ये 1 लिख दिया है मैंने। तो सही आंसर होगा 1975। ठीक है। अब देखिए कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्या होता है, या लॉन्ग वे टू स्कूल, कॉर्पोरल पनिशमेंट या हैवी स्कूल बैग्स। तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम ही होगा। ठीक है। अब देखिए आगे, मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू। तो मेजर शिफ्ट एनसीएफ में क्या कहा गया है कि एजुकेशन का मेजर शिफ्ट टीचर सेंट्रिक से कहाँ पर होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक, ऑल ऑफ देम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कहा गया है लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए बोलकर कहा गया। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के इर्द गिर्द आपका वो पढ़ाई जो है वो बेस्ड होना चाहिए। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका,
EFA स्टैंड्स फॉर, तो EFA का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, या एजुकेशन फ्री एरिया, या एजुकेशन फॉर एसोसिएशन, या ऑल ऑफ दैम। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पढ़ा भी था, मैंने आपको बोला था EFA का फुल फॉर्म आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में भी, तो EFA का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।